हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस को फिजिक्स में कैसे यूज़ करना है इसके बारे में चर्चा किए थे, और आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस फिजिक्स में कैसे यूज़ करना है, क्या इनके फॉर्मूले हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले दिन कहे कि डिफरेंशियल जो होता है, डिफरेंशियल एक प्रोसेस है जिसमें किसी बड़े चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवीज़न का प्रोसेस जो है ये कहलाता है डिफरेंशियल। इंटीग्रल इसका ठीक एकदम अपोजिट है। इस जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए हो, इसको अगर हम लोग सम कर दें तो इस समेशन का नाम है इंटीग्रेशन। मतलब कि इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ समेशन, ये एडिशन है। सो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेट करना है मतलब कि डिफरेंशिएशन का ठीक रिवर्स कर देना है। तो इसके लिए अब सोचा जाए कि अगर हम लोग जैसे उसने लिखे थे कि d/dx जो है ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताता है। d/dx इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। सपोज दैट फंक्शन इज fx, फंक्शन जो है वो fx है। fx का डिफरेंशिएशन सपोज इट इज fx, ये भी x का ही फंक्शन है। तो fx का डिफरेंशिएशन जो है वो fx है। अब ये चूंकि रिवर्स प्रोसेस है तो इंटीग्रेशन का साइन ये बनता है, ये साइन जो है दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, मतलब कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, fx ये x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब ये रिवर्स प्रोसेस था, मतलब कि ये हो गया fx हो गया। मतलब fx स्मॉल जो fx था इसका डिफरेंशिएशन कैपिटल F है। तो कैपिटल F जो हुआ फंक्शन ऑफ x जो है इसका इंटीग्रेशन fx होगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट हमको रखना होता है। तो एक कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं कि c रखते हैं, एंड c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इतने ही डेफिनेशन से हम इंटीग्रेशन का बहुत सारा फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में किए थे, हम लोग लिखे थे कि डिफरेंशिएशन जो है x टू द पावर n है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अगर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि x टू द पावर, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 अगर कर देते हैं तो ये n हो जाएगा। सो इट इज x n अगर हम लोग कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू n की जगह n प्लस 1 किए थे तो यहाँ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहाँ एक कांस्टेंट जो है, एक कांस्टेंट जो है वो c हो गया। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट होगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका भी फिजिकल मीनिंग है, समय के साथ हम लोग उस पर फाइंड करेंगे इसका वैल्यू। इसका भी फिजिकल मीनिंग होता है। जैसे आप सोचिए कि एग्जांपल लीजिए कि अगर आपको करना है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो इट विल बी x टू द पावर n प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और प्लस एक c रखना ही है। सो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस c। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, केवल एक ही शर्त है कि ये -1 नहीं होना चाहिए।
n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सो अगर सोचिए कि x टू द पावर 3/2 है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इट इज x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। सो इट प्लस c, so this becomes x to the power 5/2 divided by 5/2 plus c। so this is 2/5 हो जाएगा into x to the power 5/2 plus c। ये हो गया x to the power 3/2 का इंटीग्रेशन। इस तरीका से हम अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़े थे कि अगर डिफरेंशिएशन, दूसरा फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन अगर हम लोग e टू द पावर x का करते हैं तो ये e टू द पावर x ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी, डिफरेंशिएशन अगर हमको करना है e टू द पावर x का, तो ये e टू द पावर x ही प्लस c होता है। दिस इम्प्लाइज, सॉरी, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कांस्टेंट पुट नहीं होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। तीसरा है, हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे cos x। तो ये रिवर्स प्रोसेस है, मतलब कि cos x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c, sin x प्लस c। तो इससे तो हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखे थे उसी को अगर उलट देते हैं तो वो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे हम लोग उस दिन जो पढ़े थे उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखे थे, इट इज माइनस sin x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x will be minus cos x प्लस c। उसी तरीक़ा से हम लोग डिफरेंशिएशन लिखे हैं, tan x का डिफरेंशिएशन लिखे थे कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इट इज tan x प्लस c। केवल इसको हमको रिवर्स कर लेना है। उसी तरीक़ा से हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन पढ़े के ध्यान में होगा, अगर पिछले वीडियो का आपने देखा होगा तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। तो अगर हम इसको उलट दें तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x, it will be equal to sec x, this is sec x plus c। differentiation of cosec x हम लोग लिखे थे इसका minus cosec x into cot x। so integration of this will be इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x अगर हम लोग करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x हम लोग लिखे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इट इज माइनस cosec स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x will be minus cot x plus c। इस तरीक़ा से हमने जितना भी फार्मूला डिफरेंशिएशन के लिखे थे उसी से हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला फाइंड कर लिए। अगर एक और हम लोग फार्मूला लिख देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना है, कोई फंक्शन है इस फॉर्म में ax प्लस b इस फॉर्म में है, so it will be equal to 1 by a
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी हो तो ये कांस्टेंट जो है वो नीचे आ जाता है एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जहाँ की x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x का जो कॉफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं और इस पूरे फंक्शन को हम लोग कैपिटल X ले लेते हैं, सो इट इज़ एफ एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल अगर इसका यहाँ देखना है तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर करना चाहते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना है, सोचिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला कहता है कि पहले तो 1/a लिख दें और इंटीग्रेशन कर दें किसका, साइन, और दिस फंक्शन को x लिखना है, यहाँ dx कर देना है, ax प्लस b को हम लोग कैपिटल X लिख दिए। अभी हमको पता है कि साइन x का इंटीग्रेशन यहाँ हम लोग देखते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x है, सो इट इज माइनस कॉस x, सो माइनस कॉस इंटू एक्स, और एक कॉन्स्टेंट, सो इट इज माइनस 1/a कॉस, और x का वैल्यू हम लोग रखे थे ax प्लस बी, सो ax प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन। तो इस तरीका से केवल डिफरेंशिएशन को ही अगर हम उलट देते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल गया। अब आप भी अपने कॉपी में जब हम लिखा रहे हैं इस फॉर्मूले को, तो आप भी अपने कॉपी में इस फॉर्मूला को लिखते जाएं ताकि आप इसको रिवाइज कर सकेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम लोग फिजिक्स करेंगे, खास करके मोशन वगैरह में जब आते हैं तो हमको इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब सवाल है कि मान लीजिए कि हमको इंटीग्रेट करना है इस तरह से, कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से कोई फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब इंटीग्रेट करना है तो रूल कहता है कि, थोड़ा ऊपर हो गया है, लिखते हैं इसको, सिंपल इंटीग्रेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि अगर कई फंक्शन का सम है तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना होता है। तो अगर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस सी इंटू डी एक्स हो गया। ये पहला है कि जितने टर्म्स हैं सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। सेकेंड स्टेप में जो कांस्टेंट है उसको हमको इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेना है। सो वी टेक आउट दिस a out of integration sign and it is x square dx. Here b is constant, so we take out b, and here c is constant, so it is integration of dx. अब हम देखते हैं कि ये हो गया x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो हम लोग x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला पढ़े थे कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ x स्क्वायर है तो इसका पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई दैट 2 प्लस 1, एंड हियर इट इज x dx, यहाँ x का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, एंड हियर c, यहाँ dx है मतलब कि 1, इट इज x टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 0 प्लस 1, और जब भी इंटीग्रेशन हो जाता है तो हमको एक कांस्टेंट रखना होता है, हमने कांस्टेंट c रख दिया। नाउ दिस बिकम्स a x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस b x स्क्वायर बाई 2 प्लस c x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ c है इसलिए हम लोग को इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 लिख देते हैं। सो प्लस c1 वेयर c1 इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है
ए एक्स टू द पावर 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस C1 होगा। इस तरीक़ा से हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अब कभी क्या होता है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है वो अगर इस फॉर्म में ना हो कि डायरेक्ट फार्मूला में ना हो, तो हमको क्या करना होता है कि उसको कुछ इस तरीक़ा से करना पड़ता है कि वो हमारे नोन फार्मूला के टर्म में आ जाए। तो इसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। लेकिन हमको फिजिक्स में केवल जितना यूज़ होता है, अभी फ़िलहाल जितने की ज़रूरत है उतने ही के हिसाब से हम इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये इंटीग्रेशन जो है हम इस तरीक़ा से कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जब अभी इंटीग्रेशन जब हम लोग बात कर रहे थे तो इस इंटीग्रेशन में कोई लिमिट जैसा कोई चीज़ नहीं था। जैसे मान लीजिए कि अब इस तरह का आ जाए कि कोई फंक्शन हो और यहाँ पर लिमिट a और b ऐसा दिया हुआ, तो इस तरह के इंटीग्रेशन जहाँ ऐसा लिमिट दिया रहता है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिमिट दिया रहेगा तो एफ एक्स डी एक्स लिमिट a टू b है। अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना है और सपोज कर लीजिए कि एफ एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स होता है, मान लिया कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, और जो लिमिट a है तो a और b है तो यहाँ पर b लिख देंगे। यानी इंटीग्रेशन पहले कर देना है, जो रूल हम लोग बताए उससे उस फार्मूला को यूज़ करके इंटीग्रेट कर देना है, और करने के बाद से लिमिट रख देना है। इस a को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, और दिस b इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज अपर। ए ऊपर में है इसलिए अपर लिमिट, नीचे में है इसलिए लोअर लिमिट। तो अब क्या रूल कहता है कि अब आपको फंक्शन जो है x की जगह में पहले अपर लिमिट, जहाँ जहाँ पर x है उसको रिप्लेस कर देते हैं b से, और फिर माइनस का साइन रखें, और फिर हम लोग क्या कर दें, x की जगह में a का पुट कर दें, तो एफ बी माइनस एफ ए, ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो उस समय इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट का ज़रूरत नहीं होता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग करें कि एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका इंटीग्रेशन है, और मान लीजिए कि ये 1 to 3 है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लिमिट लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3। सो अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करें एक्स स्क्वायर का, तो इट इज़ एक्स टू द पावर 3/3 एंड लिमिट 1 to 3। Now in place of x we put 3, so it is 3 to the power 3 divided by 3 minus x की जगह में 1 पुट करें तो 1 to the power 3/3, so this becomes 3 square, that is 9 minus 1/3, so it is 3, 27 minus 1, that is 26/3. This is integration of x square dx in between limit 1 to 3। तो इस तरीक़ा से केवल हमको वैसे ही, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपको cos x dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट 0 से लेकर के π/2 तक है। अगर इस तरह का है तो हमको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो इसका इंटीग्रेशन अगर कर दें तो इट विल बी sin x, सॉरी साइन, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, एंड लिमिट पुट कर देना है 0 से π/2।
नाउ रिप्लेस x बाई अपर लिमिट, तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस x की जगह हमें 0 करना है, तो साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0 सो 1। ये आपका वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x। एक और एग्जांपल हम लोग करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 इस तरह का है। तो हमको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग tan x कर देते हैं, tan x, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। नाउ पुटिंग अपर लिमिट, तो x की जगह पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 अगर पुट कर दें तो tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है और माइनस 0, सो द रिजल्ट विल बी 1। तो इस तरीक़ा से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल, कुछ नहीं है, जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल करना है उसी तरीक़ा से इंटीग्रेशन करना है, खाली अंतर क्या है कि लिमिट जो है वो पहले पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आते हैं कि यह तो इंटीग्रेशन डेफिनेशन से ले लिए कि डेफिनेशन कहता है कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इससे हम लोग की। अब इस इंटीग्रेशन का क्या कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है? आइए हम देखते हैं कि इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। So, geometrical meaning of integration। हम लोग पिछले वीडियो में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, डिफरेंशिएशन का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे कि अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन अगर है और इसके किसी पॉइंट पर dy बाई dx फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट के स्लोप को बताता है। dy बाई dx रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये स्लोप बताता है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था dy बाई dx का। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, अगर हम यह जानना चाहते हैं तो अगर सपोज कर लीजिए कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड सपोज दिस इज ए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन fx फंक्शन का ये ग्राफ है, एंड हियर द लिमिट इज फ्रॉम a टू b, x इक्वल टू a टू b, ऐसा है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx माने fx dx कहाँ से कहाँ तक, a to b, दिस इज इक्वल टू, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज दैट दिस कर्व सबटेंड्स दिस मच एरिया विथ x एक्सिस, x एक्सिस के साथ ये एरिया कवर करता है, इंटीग्रेशन इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज इक्वल टू एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक में ये ग्राफ जितना एरिया सबटेंड करता है, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। तो क्या ये हम लोग क्या एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ यह एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है? तो चलिए एक नोन चीज़ है, जैसे आप जानते हैं कि सर्कल का एरिया पाई r² होता है, तो हम इस इंटीग्रेशन को यूज़ करके
और हम देखते हैं कि क्या यह पाई आर स्क्वायर ही आया कि नहीं आया। अगर आया मतलब कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। तो चलिए हम एक एग्जांपल केवल इसको प्रूव करने के लिए दिखा रहे हैं। आपको पता होगा कि आपको पता होगा कि मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और इसका ये डायमीटर हो गया। इसके सेंटर को ही ओरिजिन ले लेते हैं और इस डायमीटर को एक्स एक्सिस एंड इस डायमीटर को हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं। सर्कल है, सपोज कर लीजिए कि सर्कल का रेडियस जो है द रेडियस इज आर। सर्कल का रेडियस आर है। सपोज करिए कि यह कोई पॉइंट अगर एक्स वाई हो, इसकी आवश्यकता तो नहीं है, अगर एक्स वाई हो तो हम सर्कल का जो इक्वेशन होता है, दिस इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या हम एरिया को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन, तो क्या हम इस सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखें हम कैसे हम इसको फाइंड करें। तो हमको पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई बिकम्स रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हो गया। और हमको अगर मान लीजिए ये ओ ए बी हम रख देते हैं और पहले हम इतने ही का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, इस क्वाड्रेंट का एरिया ओ ए बी का एरिया अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं कि द एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट जो है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू रेडियस के इक्वल है, मतलब कि 0 टू r। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो इसका एरिया निकल जाना चाहिए। अब अगर हम लोग देखें अगर हम लोग देखें कि y का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो द वैल्यू ऑफ y इज रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इट इज dx एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू r। अगर ये फाइंड कर देंगे तो ये निकल जाना चाहिए क्या है एरिया किसका, ओ ए बी का निकल जाना चाहिए, ओ ए बी का एरिया निकलना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि हमने जो फार्मूला लिखा है उसमें इस तरह का कोई फार्मूला है नहीं, तो हमको उस टर्म में ले आए, इसके लिए हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। और हम चेंज क्या करें, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर सोचिए कि अगर आप पुट कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ऐसा आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये हम लोग प्रॉब्लम करते करते पता चल जाता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करने से ये सॉल्व हो जाएगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है जस्ट, बस इसका एंजॉय करना है कि किस तरीक़ा से ये हो रहा है। जब आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में पूरी तरीक़ा से आ जाएगा। x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। अभी देखिए ये x वेरिएबल है और यहाँ हमने दूसरे वेरिएबल में इसको चेंज कर दिया, थीटा में चेंज कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ये dx यहाँ जो है वो फाइंड करना है, मैंने x को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये r हो गया और हमको पता है कि cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है और यहाँ हम लोग डी थीटा लिख दिए, क्योंकि x को थीटा के रेस्पेक्ट में करते तो dx बाई डी थीटा होता, तो सो dx इक्वल टू दिस इंटू डी थीटा। ये हो गया। ये तो पहली बात हुआ कि dx को हमने थीटा में चेंज कर लिया। अब दूसरा है लिमिट का प्रॉब्लम है कि जब यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो r cos थीटा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब x 0 होगा तो थीटा 90, यहाँ देखिए x 0 है और इस समय ये थीटा है तो थीटा यहाँ 90 हो गए। और दूसरा है कि when x is equal to r,
फाइनल लिमिट r है आपका। x इक्वल टू अगर r रखते हैं तो r इक्वल टू r cos थीटा, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 1 एंड cos थीटा 1 तब होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो लिमिट भी चेंज हो गया कि जब x इक्वल टू 0 है उस समय लिमिट π/2 होगा, और जब x इक्वल टू r हुआ उस समय लिमिट 0 होगा। अब हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो हम क्या पाते हैं, देखिए 0 जहाँ है उसके जगह π/2, और जहाँ पर r है x इक्वल टू r के लिए थीटा इक्वल टू 0 है, तो हमने ऐसा पुट कर दिया। अब यहाँ पर पुट करिए रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुट करें, सो इट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड dx in place of dx we will write minus r sin theta into d theta। ये हो गया। अब क्या करना है कि अब हम देखेंगे कि ये लगभग हमारे फॉर्म में आ जाएगा। सो इट इज π/2 20, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाले तो r हो जाएगा, तो r एक बाहर आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे तो साइन हो जाएगा, सो इट इज साइन थीटा, और यहाँ पर आपका है माइनस r साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर करना है, तो माइनस है r इंटू आर, सो आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट इज फ्रॉम π/2 टू 0। इस फॉर्म में आ गया। लेकिन अभी भी हमको प्रॉब्लम है कि हम जो फॉर्मूला लिखे हैं वहाँ पर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है तो हमको पहले इसको फिर कन्वर्ट करना होगा किसमें, तो हमको पढ़ेंगे आप ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री 11 में हम पढ़ते हैं, तो ये फॉर्मूला वहाँ से हम लोग लिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और लिमिट पुट कर दिए हम लोग π/2 टू 0। नाउ दिस बिकम्स माइनस r स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब देखिए आप कि 1/2 हम लोग बाहर कर लिए, पहला 1 इंटू डी थीटा, तो डी थीटा हो जाएगा और लिमिट π/2 से लेके 0 तक, और दूसरा वाला टर्म जो है इसका इंटीग्रेशन हो गया cos 2 थीटा डी थीटा, लिमिट इज फ्रॉम π/2 टू 0। नाउ दिस बिकम्स माइनस r स्क्वायर बाई 2, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/2, सॉरी उलट गया, इट इज π/2 टू 0, एंड cos थीटा हमको पता है साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन होगा, सो इट विल बी माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम π/2 टू 0। नोट कर लिया होगा आपने। अब क्या करना है कि दिस इज इक्वल टू, हियर इट इज माइनस r स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर पुट करना है, देखिए थीटा की जगह अपर लिमिट तो 0 माइनस थीटा की जगह में लोअर लिमिट π/2 माइनस, यहाँ आते हैं ये माइनस इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। साइन 2 थीटा, थीटा की जगह अगर हम लोग 0 रखते हैं तो इट इज साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 हमको पता है कि 2 को बाहर कर लेते हैं, और साइन 0 हमको पता है कि 0 होता है। ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन 2, और थीटा की जगह हमको करना है π/2, लोअर लिमिट यहाँ पर पुट कर देना है। तो आप देखिए 2 कट गया, 2 कैंसिल, सो इट इज r स्क्वायर बाई 2 हो गया,
इनटू यहाँ देखिए -π/2 आ गया और प्लस साइन 0 0 और साइन पाई भी 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो गया। अब ये दिस माइनस एंड माइनस प्लस, इट इज πr²/4। ये हमने क्या निकाला? एरिया निकाला, किसका? OAB का। अब इस सर्कल का एरिया निकालना है। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डायमीटर दोनों है इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दे रहा है, तो 4 ये चारों का इक्वल एरिया है। तो अगर हम निकालें कि एरिया ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ OAB, so it is 4 into area of OAB, it is πr²/4, so 4 cancel, we see that the area of the circle is πr²। और ये तो हम लोग पढ़े हैं 7th 8th से हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर्कल का एरिया πr²। तो ये कितना इस कैलकुलस की सुंदरता है कि किसी भी शेप का कर्व हो, केवल उसका इक्वेशन दिया हुआ हो और कहाँ से कहाँ तक एरिया हमको फाइंड करना है, तो हम उस कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से फिजिक्स में यूज़ होने वाला जो कैलकुलस है, उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम अपने को मोशन के लिए तैयार पाते हैं कि अब हम लोग मोशन में इन सब चीज़ जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका मोशन में हम लोग यूज़ कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इंटीग्रेशन क्या बताता है? अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो यह किसी कर्व के बीच एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया घेरता है उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और जो हम लोग फार्मूला किए हैं अभी, उस फार्मूला को आप नोट किए होंगे, उस फार्मूला को एक बार से ज़रूर से बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। और कैलकुलस थोड़ा शुरू में घबराहट जैसा चीज़ लगता है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जब हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा ये तो इतना खूबसूरत चीज़ है कि ये फिजिक्स को एकदम सहज बना देता है। तो इतना ही हम इस वीडियो में रखते हैं और अब अगले वीडियो में हम लोग पहले वेक्टर की बात करेंगे कि अभी तक हम लोग तो स्केलर क्वांटिटीज़ का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इत्यादि करते आए हैं। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में किस तरीक़ा से उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर स्केलर एंड वेक्टर के साथ में। थैंक यू।